हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल सुनते ही आप में से कुछ व्यूअर्स को ध्यान में आ रहा होगा कार्नोट एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। लेकिन कई बार ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि ये डेरिवेशन आया कहाँ से। ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, आसानी से याद हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये चीज़ दिमाग में क्लियर नहीं रहती है। दूसरी चीज़ जो दिमाग में क्लियर नहीं रहती कई बार ये कि कार्नोट साइकिल कैसा होता है, ये किस तरह से काम करता है और वेरियस स्टेप्स जो है कार्नोट साइकिल में क्या होते हैं जो उसे एक नॉर्मल साइकिल या नॉर्मल इंजन से डिफरेंट बनाते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि कार्नोट साइकिल किस तरह से काम करता है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से हैं उसमें, उसे हम पीवी डायग्राम में प्लॉट करेंगे और उसके बेसिस में कार्नोट एफिशिएंसी निकालेंगे जो कि होता है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। कार्नोट साइकिल पढ़ने से पहले एक बार हम लोग हीट इंजन को भी रिवाइज करेंगे कि एक बेसिक हीट इंजन कैसा होता है, उसका पर्पस क्या होता है जो नॉर्मल हीट इंजन होता है, और उस हीट इंजन में ऐसे कौन से अप्रोक्सीमेशन किए जाते हैं या कौन से आइडियल कंडीशंस लगाए जाते हैं सो दैट वो एक कार्नोट इंजन बन जाता है और वो कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है। इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप लोगों को तीन चीजें पहले से पता होनी चाहिए। पहला है एक आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाइड या वर्क डन कितना होता है, वो होता है एनआरटी, नेचुरल लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन। दूसरी बात कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है, दैट इज पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। आप चाहें तो मेरे पेज में जाके रिवर्सिबल प्रोसेस का वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। मतलब वो एक हायर टेम्परेचर सोर्स से कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा और वो W अमाउंट ऑफ वर्क करेगा और बचा हुआ हीट Q2 जो है वो लोअर टेम्परेचर सिंक में दे देगा। सो यहां से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं। सो W हो जाएगा वर्क आउटपुट, दैट विल बी इक्वल टू हीट इनपुट विच इज Q1 माइनस हीट रिजेक्टेड विच इज Q2। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंजन ने 10 जूल ऑफ हीट लिया किसी हायर टेम्परेचर सोर्स से और उसने लेट से 4 जूल ऑफ वर्क करके दिया, तो बचा हुआ हीट हो जाएगा 6 जूल। तो 6 जूल वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, विच विल बी इक्वल टू Q2। और जब हम एफिशिएंसी लिखेंगे किसी इंजन की तो एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो जैसे अभी हमने जो केस डिस्कस किया कि 10 जूल उसने हीट इनपुट लिया और 4 जूल वर्क उसने किया, तो उस केस में एफिशिएंसी आ जाएगी 4/10 दैट इज 40%। इसी फॉर्मूले को हम लोग फिर से देखें कि W उसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क आउटपुट दैट इज Q1 माइनस Q2 and that divided by heat input which is Q1. So eta हो जाएगा 1 minus Q2 upon Q1. So this will be efficiency for any heat engine. कोई भी हीट इंजन हो उसमें यही एफिशिएंसी होती है। कार्नोट साइकिल में ये Q2 by Q1 का रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। ये मॉड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि Q1 Q2 जनरली हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं तो हीट रिजेक्टेड Q2 उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, और अगर हम लोग मॉड नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग मॉड यूज किए हैं सो दैट Q1 और Q2 का हमको सिंपली मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये हो गया एक नॉर्मल हीट इंजन। अब ये देखते हैं कि कार्नोट साइकिल कैसा होता है, कार्नोट साइकिल में क्या अप्रोक्सीमेशन होते हैं। सो सबसे पहले कार्नोट जो साइंटिस्ट था उसने एक जो ये साइकिल दिया है कार्नोट साइकिल, उसमें कंडीशन उसने ये बता रखी है कि अगर आपके पास एक सोर्स हायर टेम्परेचर सोर्स और एक लोअर टेम्परेचर सिंक आपने फिक्स कर लिया तो इसके बीच में आप सबसे आइडियल इंजन भी चलाएंगे, सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन भी चलाएंगे, तो उसकी एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी होगी और वो 100% नहीं होगी। वही कार्नोट एफिशिएंसी उसने बता के दी 1 माइनस टी टू अपॉन T1। तो वो कार्नोट साइकिल किस तरह का होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हमने एक सिस्टम लिया हुआ है, एक सिलेंडर लिया हुआ है जिसमें एक मासलेस पिस्टन ले रखा है हमने, और उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल जैसे छोटे छोटे मास रख रखे हैं, बहुत ही छोटे, और उसे एक सोर्स में रखा हुआ है हाई टेम्परेचर T1। अब होगा क्या कि अगर जब इसको थोड़ी देर तक रखेंगे सोर्स के ऊपर तो ये इस सिस्टम का और सोर्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा T1। ये बाकी के वॉल्स जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, खाली जो नीचे वाला इसका जो सरफेस है इस सिलेंडर का वही कंडक्टिंग है, ऐसा आपको मान के चलना है। तो इससे हमको वर्क आउटपुट लेना है। तो वर्क आउटपुट लेने के लिए अगर हम इसमें से एक छोटा सा मास रिमूव करते हैं, एक छोटा सा मास DM, तो होगा क्या कि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये वर्क करेगा।
जब ये सिस्टम वर्क करेगा तो इसका टेम्परेचर जरा सा डिक्रीज होगा, दैट मीन्स पहले T1 पे था, थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो T1 माइनस dt हो जाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सोर्स तुरंत इसको एक छोटा सा हीट सप्लाई करके देगा। इस तरह से हम लोग ये डीएम निकालते जाएंगे तो देखेंगे कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली T1 मेंटेन रहेगा और ये पिस्टन ऊपर आते जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वर्क ये सिस्टम करके हमको देते जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसे हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये था ए सिचुएशन और फाइनली ये बी तक पहुंचेगा। सो ए से बी तक इसका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, दैट इज T1, और इस दौरान ये सोर्स जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करके देगा, उसे हमने Q1 लिख रखा है। अब कई बार दिमाग में आता है कि A से B जब हम चले गए और सिस्टम ने हमको कुछ वर्क आउटपुट दे दिया, तो क्यों ना वापस B से A चला जाए और वापस से ये मास को रखा जाए। अभी हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमने पूरे मास अभी नहीं निकाले हैं। तो होगा क्या कि अगर हम B में वापस ये मास पुट करते जाएंगे और सिस्टम को वापस इनिशियल जगह पे ले जाएंगे, तो जितना वर्क आउटपुट A से B तक हमको मिला है उतना ही वर्क इनपुट हमको करना पड़ेगा यहां B से A जाने में, और हम देखेंगे कि हमें कोई भी नेट वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। सो इंजन का जो बेसिक पर्पस है वो ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि A से B हम पहुंच चुके हैं जिसमें टेम्परेचर है T1। अब वापस अगर हमको जाना है, वापस इस स्टेट में अगर आना है, क्योंकि इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, वापस अगर आना है तो हमको किसी दूसरे पाथ से आना पड़ेगा। मतलब सेम पाथ हम फॉलो नहीं कर सकते। जैसा हमने देखा सेम पाथ फॉलो करेंगे वर्क आउटपुट 0 हो जाएगा। सो अगर हम दूसरा पाथ फॉलो करना चाहते हैं तो हमको किसी दूसरे टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। दूसरे टेम्परेचर पे जाने का तरीका है कि ये जो बचे हुए मास हैं इसको अगर हम निकालें और इसका टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है सिस्टम का, उसमें कोई हीट सप्लाई ना हो, तो देखेंगे कि धीरे धीरे सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। इसके लिए हम लोग अपनाते हैं एक एडियाबैटिक प्लेट यहां पे नीचे रख देते हैं, सो दैट जब इस सिस्टम को उसके ऊपर रखेंगे, T1 टेम्परेचर पे आ चुका है, तो जब इसमें से मास निकालेंगे तो ये वर्क तो करके देगा हमको, उस दौरान इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा T1 से, लेकिन कोई भी हीट सप्लाई इसमें कहीं से भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और ये प्रोसेस कहलाएगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो इस तरह से भी ये सिस्टम अभी भी वर्क कर रहा है और B से C तक हम लोग पहुंच जाएंगे। पूरे मास अभी निकल चुके रहेंगे, B से C पॉइंट तक जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब जब हम लोग C तक पहुंच चुके हैं तो अब आगे चलते हैं। आगे अब जो प्रोसेस होगा वो सिस्टम को रिस्टोर करने वाला होगा। मतलब अब हमको C से वापस A की तरफ जाना है, तो C से पहले D जाएंगे। दैट मीन्स अभी देखिए इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है और लेट्स से इसका टेम्परेचर कुछ हो चुका है T2। तो अब इसे एक ऐसे सिंक में रख देंगे जिसका टेम्परेचर है T2, और अब इसमें एक एक मास इसमें हम लोग वापस रखते जाएंगे। अब इसमें जब एक मास रखेंगे तो ये पिस्टन थोड़ा सा दबेगा, डीएम मास रखने की वजह से दबेगा, तो हम सिस्टम पे थोड़ा वर्क करेंगे, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। सो T2 से DT अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये हीट लूज करेगा T2 में। इस तरह से हम लोग ये मास रखते जाएंगे और आधा मास यहां तक रखेंगे, पूरा नहीं रखेंगे। आधा मास जब तक यहां रखेंगे तो हम देखेंगे T2 टेम्परेचर पे ये कॉम्प्रेशन चलता जाएगा टिल वी रीच पॉइंट D, और D पॉइंट तक ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा T2 टेम्परेचर इसका। लेकिन हमें जाना है हायर टेम्परेचर पे, दैट मींस T1 पे, इनिशियल स्टेट में हमको पहुंचना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वापस से इसको एक एडियाबैटिक प्लेट पे रख देंगे, सो दैट कोई भी हीट लॉस इसमें होगा नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें मास रखेंगे, जो बचे हुए मास हैं TM DM हम जब रखते जाएंगे, तो होगा ये कि ये कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस होने की वजह से इसमें इसका जो एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा। एनर्जी जब बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये हीट लूज नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होगा और देखेंगे कि ये T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर दैट इज स्टेट A में आ जाएगा। तो इन चारों प्रोसेस को हमने प्लॉट कर रखा है। पहला हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन A to B, वो यहां पे दिखा हुआ है। उसके बाद B to C दैट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन B to C। इसमें होगा कि आपका टेम्परेचर T1 से T2 आ जाएगा, T2 इज लोअर देन T1। इसके बाद आएगा C to D। सो C से जब हम लोग D जाएंगे तो अभी ये टेम्परेचर T2 रहेगा, मेंटेन रहेगा, लेकिन हम सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे और इस दौरान ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा सिंक में। इसके बाद आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब D2A। यहां पे जब हम लोग उसका सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर T2 से T1 तक बढ़ जाएगा। तो इसी ग्राफ को हमने यहां पे आगे प्लॉट किया हुआ है और अब इसमें से देखते हैं कि हम लोग कार्नोट एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। सो ये है वो ग्राफ जिसे हमने अभी कार्नोट इंजन के लिए प्लॉट किया था। A B C D चारों दो इसमें से आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो एडियाबैटिक, चारों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं।
अब ए से बी ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है 0, दैट मींस क्यू हो जाएगा, दैट इज हीट सप्लाइड हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या Q1 हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी। सो ए बी जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। सो Q1 जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं पहले प्रोसेस में ए टू बी, वो जाएगा nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ VB अपॉन VA, where VB is volume at this point B and VA is volume at this point A। इसी तरह से जो CD प्रोसेस है वो भी आइसोथर्मल है, और उसमें जो Q2 हो जाएगा दैट इज हीट रिजेक्टेड, वो जाएगा nRT2 ln VD by VC। लेकिन इसमें देखेंगे कि VD स्मॉलर हो जाएगा और VC लार्जर रहेगा, दैट मींस ये क्वांटिटी नेगेटिव निकल के आएगी। और जैसा हमको एफिशिएंसी के फॉर्मूले में यूज करना है, हमें ये पॉजिटिव वैल्यू यूज करनी है, तो इसका मॉड अगर हम लोग लेंगे तो nRT2 ln, इसको उल्टा करना पड़ेगा, VC ऊपर और VD नीचे, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो होगा हीट रिजेक्टेड। जैसा हमने पहले ही पढ़ रखा है, एफिशिएंसी होता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो हीट रिजेक्ट सिर्फ एक प्रोसेस में हो रहा है वो है CD, और हीट इनपुट सिर्फ एक प्रोसेस में हो रहा है वो है AB। दोनों का वैल्यू हमने निकाल रखा है, हीट इनपुट Q1 और हीट रिजेक्टेड Q2। इन दोनों की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। सो कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस nRT2 ln VC अपॉन VD डिवाइडेड बाय nRT1 ln VB अपॉन VA। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि VC अपॉन VD और VB अपॉन VA, इनमें कोई रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं क्या? तो उसमें हम लोग डेफिनेटली रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो BC प्रोसेस है और DA प्रोसेस है ये दोनों एडियाबेटिक हैं, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि PV टू द पावर गामा ये कांस्टेंट होता है। P की जगह यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन में लिख लेता हूं nRT अपॉन V। सो इसमें ये हो जाएगा कि V टू द पावर हो जाएगा गामा -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में V आ रहा है, और यहाँ पे T एज इट इज रह जाएगा। nR को राइट साइड ले जाते हैं तो nR दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, और लेफ्ट साइड खाली बचेगा T V टू द पावर गामा -1, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को दो बार लगाते हैं, एक बार BC प्रोसेस में और एक बार DA प्रोसेस में। BC प्रोसेस में जब इस इक्वेशन को लगाएंगे सो BC में हो जाएगा T1 B टू द पावर गामा -1, मतलब B पॉइंट में टेम्परेचर है T, वॉल्यूम है VB, और गामा है आपका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, सो ये हो जाएगा T1 B टू द पावर गामा -1, एंड दैट विल बी इक्वल टू C पॉइंट के लिए हो जाएगा T2 टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है VC टू द पावर गामा -1। सिमिलरली DA के लिए लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा T1 VA टू द पावर गामा -1 एंड T2 VD टू द पावर गामा -1। इक्वेशन 4 और 5 इनको डिवाइड करेंगे तो VB अपॉन VA विल बी इक्वल टू VC अपॉन VD, ये हमको निकल के आएगा। ये इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में यूज करेंगे, VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD, तो देखेंगे ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, nR ये भी कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो कार्नोट एफिशिएंसी निकल के आएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर अ पेयर ऑफ सोर्स एंड सिंक। मतलब अगर आपने एक सोर्स T1 और एक सिंक T2 टेम्परेचर पे फिक्स कर लिया तो इससे ज्यादा एफिशिएंसी आपको नहीं मिलने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एफिशिएंसी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस है। मतलब आपने इस कार्नोट इंजन के अंदर एयर ले रखा है, स्टीम ले रखा है, सुपरहीटेड स्टीम ले रखा है, या और भी कोई गैसियस सब्सटेंस ले रखा है, इस पे ये डिपेंड नहीं करेगी ये एफिशिएंसी कि वो एफिशिएंसी कितनी आती है। एफिशिएंसी सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ये एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और इससे ज्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन बनाया नहीं जा सकता फॉर अ गिवन पेयर ऑफ T1 एंड T2। सो आई होप इस वीडियो से आपको कार्नोट साइकिल का एक अच्छा क्लैरिटी मिला होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।